मैं हर बार ब्लाइंड डेट पर सामने वाली औरत से पंजा लड़ाता हूँ। औरत की ताकत जितनी ज्यादा होती है मुझे वो उतनी ही पसंद आती है। सबसे अच्छा तो ये है कि वो मुझे पलक झपकते ही हरा दे, क्योंकि मेरे अंदर एक ब्लड लाइन बोन आर्ट है। मेरी आने वाली पीढ़ी जितनी ताकतवर होगी मेरी ताकत में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। पर जब मैं पागलों की तरह एक ताकतवर पत्नी ढूंढ रहा था तब मुझे अचानक पता चला कि ये एक कल्टीवेशन सियांसिया दुनिया है। आम इंसान ऐसी औलाद पैदा नहीं कर सकते जिसमें स्पिरिचुअल रूट हो, सिर्फ कल्टीवेशन परिवारों की औरतें ही ऐसा कर सकती हैं। मैं तुरंत एक्साइटेड हो गया। अगर मैं किसी कल्टीवेशन परिवार की औरत से शादी कर लूं और स्पिरिचुअल रूट वाली औलाद पैदा करूं तो क्या मेरी ताकत भी आसमान नहीं छूने लगेगी? लेकिन हकीकत ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। कल्टीवेशन परिवार वाले मुझे घास तक नहीं डालते थे, क्योंकि मैं बिना स्पिरिचुअल रूट वाला एक आम इंसान था। मेरे दिल में असंतोष था। ऐसा क्यों है कि इमॉर्टल्स आसमान और जमीन पर घूम सकते हैं और लंबी उम्र जी सकते हैं, जबकि हम जैसे आम इंसान कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं? जब मैं सोच रहा था कि स्पिरिचुअल रूट वाली औरत को पत्नी कैसे बनाऊं, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान आया। कुछ ही समय बाद किंगयू सिटी में क्यूकन पेविलियन नाम की एक ज्वेलरी शॉप अचानक खुल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं वहां सोने चांदी की ज्वेलरी बेचने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने भारी मात्रा में बेकार स्पिरिट स्टोन्स खरीद लिए थे। बटलर आंफू जमीन पर बिखरे उन टूटे हुए पत्थरों को दर्द से देख रहा था। चैन परिवार भले ही अमीर और ताकतवर था, पर वो छोटे मालिक की इस फिजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही ये बेकार स्पिरिट स्टोन्स थे, पर इनमें भी काफी चांदी खर्च हुई थी। ये सोचकर वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन चैन परिवार छोटे मालिक के हाथों बर्बाद हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये बेकार स्पिरिट स्टोन्स मेरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा थे। आधा महीने बाद क्यूकन पेविलियन ऑफिशियली खुल गया, पर जब आफयू दोबारा दुकान में आया तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। शेल्फ पर रखी चीजें सोने चांदी की ज्वेलरी नहीं थी, फिर भी उनसे एक शानदार चमक निकल रही थी। दरअसल इस दुनिया की जेमस्टोन टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी और अभी तक सिर्फ गोल आकार में चमकाने तक ही सीमित थी। और टाइम ट्रेवल से पहले मैंने डायमंड्स बेचकर ही पैसा कमाया था, इसलिए मैंने अपने पिछले जन्म की कटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उन बेकार स्पिरिट स्टोन्स को हजारों पहलुओं फैसेट्स में काट दिया, जिससे एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो किसी का भी दिमाग हिला दे। जब एफयू अभी भी हैरानी में डूबा था, मेरी अगली बातों ने उसके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। इन गहनों की कीमत 100 तोला सोना है, एक पैसा कम नहीं। क्या 100 तोला सोने में तो पूरी दुकान खरीदी जा सकती है, इतना महंगा कौन खरीदेगा? लेकिन मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। फिक्र मत करो, इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो इस चमक को इग्नोर कर सके। अफू ने आधे अधूरे विश्वास के साथ वैसा ही किया। नतीजा ये हुआ कि ज्वेलरी के लॉन्च होते ही इसने तुरंत एक बड़ा हंगामा मचा दिया। न सिर्फ आम अमीर और ताकतवर लोग इसके पीछे भाग रहे थे, बल्कि लो लेवल फीमेल कल्टीवेटर्स भी भेस बदलकर दुकान में आने लगी और वहां से जाने का उनका मन ही नहीं करता था। बेकार स्पिरिट स्टोन्स को कचरे से खजाने में बदलते देख एफयू के मन में मेरे लिए जो हल्कापन था वो कब का गायब हो चुका था और उसकी जगह गहरी इज्जत ने ले ली थी। पर उसके लिए असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। छोटे मालिक एक फीमेल इमॉर्टल मास्टर स्पिरिट स्टोन से पेमेंट करना चाहती है। वो स्पिरिट स्टोन्स हैं। लेकिन मेरी अगली बात सुनकर वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। हमारा क्यूकन पेविलियन अभी सिर्फ सोना चांदी लेता है, स्पिरिट स्टोन्स नहीं। छोटे मालिक, स्पिरिट स्टोन्स सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये वो चीज है जिससे इमॉर्टल्स के साथ ट्रेड किया जा सकता है। पर मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। हमारी चैन फैमिली आम लोगों की नजरों में अमीर हो सकती है, पर कल्टीवेटर्स के लिए हम सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। अगर हमने खुलेआम स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे किए तो हम सिर्फ अपनी मौत को बुलावा देंगे। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। बड़े पेड़ अक्सर तेज हवा का शिकार होते हैं। मैं अपनी शोहरत को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक सही मौके का इंतजार करना होगा, तभी मैं अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू कर पाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ 3 महीने में क्यूकन पेविलियन का नाम लगभग पूरे किंगयू सिटी में फैल गया। दौलत पानी की तरह चैन परिवार में बहने लगी, पर मेरे दिल में खतरे का एहसास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। बिजनेस कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। अब इसको दबाकर रखना मुश्किल हो रहा है। जब मैं परेशानी में डूबा था, पूरे शहर में हंगामा मचाने वाली एक खबर ने मेरी पॉपुलैरिटी को दबा दिया। और जिस मौके का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। लिन मेंशन के मेन गेट के बाहर शाओ परिवार के तीसरे छोटे मालिक शाओहन घमंड के साथ अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनके पीछे नौकर शादी के खुशी वाले स्टिकर लगे कुछ बक्से बाहर निकाल रहे थे। लिन परिवार की हेड लिन जैन ने ये सब देखा तो उनका चेहरा मुस्कान से भर गया। स्याओ भतीजे, ये थोड़ा अचानक हो गया। लेकिन शाओहन ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी निगाहें पीछे खड़ी पीले पड़े चेहरे वाली लिन शिंग्युए पर गईं। अंकल लिन, जब हमारी सगाई हुई थी तब इसलिए हुई थी क्योंकि इसके पास मीडियम लेवल का स्पिरिचुअल रूट और कियाई कंडेंसेशन के 7वें लेवल का कल्टीवेशन था, जो मेरे बराबर का था। पर अब क्या? ये सुनते ही तमाशा देख रही भीड़ में हंगामा मच गया। सुना है कि ये लिन चिंग्युए एक ब्लड क्लॉटिंग ग्रास ढूंढने के चक्कर में किसी सेकंड टियर डेमोनिक बीस्ट का शिकार हो गई थी। हाँ बिल्कुल, भले ही उसकी जान बच गई, पर उसका डेंटियन पूरी तरह चूर चूर हो गया है। उसका सारा कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है। शाओहन ने एक कदम आगे बढ़ाया और शादी का एग्रीमेंट पेपर कैजुअली जमीन पर फेंक दिया। लिन किंग्युए, मुझे प्रैक्टिकली सोचने के लिए ब्लेम मत करना। कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही होती है। भतीजे ने बिल्कुल ठीक कहा। ये इस लड़की की बदकिस्मती है जिसने भतीजे के फ्यूचर में रुकावट डाली। ये सगाई टूटनी ही चाहिए। कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत की इज्जत की जाती है। शाओ परिवार के पूर्वज इस वक्त नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए आइसोलेशन में थे। वो लिन जैन उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये सुनकर लिन किंग्युए ने जोर से अपना होंठ काट लिया। शाओहन की बेइज्जती से ज्यादा फैमिली हेड का बेरहम बर्ताव उसके दिल को तोड़ रहा था। भीड़ में मौजूद सभी लोग अफसोस कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मैंने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेर दी। लगता है अब प्लान का अगला हिस्सा शुरू करने का वक्त आ गया है। कुछ दिनों बाद मैं अपने साथ भारी तोहफे लेकर लिन परिवार के मेन गेट के अंदर दाखिल हुआ। मैं अच्छी तरह जानता था कि कल्टीवेशन परिवारों की नजरों में उनकी फैमिली की औरतें सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक जरिया होती हैं, और एक आम इंसान होने के नाते इन ऊंचे दर्जे की औरतों से शादी करने का असली मकसद सिर्फ एक ही शब्द में छुपा था, फायदा। बस ये फायदा किसी कल्टीवेटर से शादी करने
करने से ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी लिन किंगयुए का कल्टीवेशन पहले ही पूरी तरह तबाह हो चुका था। लिन परिवार के मीटिंग हॉल में आकर मैंने जेमस्टोन के बिजनेस को दहेज के रूप में पेश किया और लिन किंगयुए से शादी करने की इच्छा जताई। मुझे लगा था कि यह शादी आसानी से हो जाएगी, पर लिन परिवार का रिएक्शन देखकर मेरा दिल बैठ गया। आसपास से मजाक उड़ाते हुए हंसने की आवाजें आने लगी। क्या तू पागल हो गया है? कुछ चमकाए हुए बेकार स्पिरिट स्टोन्स के बदले तू हमारी लिन परिवार की बेटी चाहता है? फैमिली हेड लिन जेन अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। तुम जा सकते हो। कल्टीवेशन की दुनिया का दरवाजा तुम्हारी इन आम दुनिया की सस्ती चालाकियों से नहीं खुलता। ये सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मैं बस अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चलने ही वाला था कि थर्ड एल्डर लिन होंग्यू ने अचानक कहा, रुको, वो चीज यहाँ लाओ, मैं देखना चाहती हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जल्दी से एहफू को इशारा किया कि वो तैयार किया हुआ पर्पल सैंडलवुड का डिब्बा आगे पेश करे। जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। उसमें एक बेहद खूबसूरत और चमकती हुई डायमंड रिंग रखी थी। उस शानदार चमक ने तुरंत ही लिन होंग्यू के अंदर छुपी एक औरत की कमजोरी पर वार किया और उसकी सारी रुकावटें तोड़ दी। उनकी आंखों में एक आग सी उठती देख मैंने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। आप सभी इमॉर्टल मास्टर्स, आप इस बिजनेस को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सिर्फ आम लोगों से सिक्के कमाता है, पर अगर मैं कहूं कि ये चीज स्पिरिट स्टोन्स कमा सकती है, तब ये सुनकर लिन जेन ने ठंडी हंसी हंसी। कौन कल्टीवेटर इतना बेवकूफ होगा जो कचरा खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद करेगा? मैंने लिन जेन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आदमी शायद ना करे, पर औरतें जरूर करेंगी। लिन जेन थोड़ा चौंक गई और अपनी आंखें छोटी करके मुझे दोबारा गौर से देखने लगी। बहुत कम आम इंसान उसके सामने बिना घबराए खड़े रह पाते थे। मेरी इस हिम्मत ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया था। हॉल में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सिर्फ वो डायमंड रिंग ही वहां चुपचाप चमक रही थी। जब मैं सोच रहा था कि लिन परिवार को कैसे मनाऊं, तभी लिन जेन ने अचानक कुछ ऐसी बात कही जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर तुम 1 महीने के अंदर इन गहनों से 1000 स्पिरिट स्टोन्स कमाकर ला सको, तो लिन परिवार लिन चिंगयुए की शादी तुमसे कर देगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, उसने अचानक बात घुमाई। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो तुम्हारी चैन फैमिली का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम अपने हाथों से हमें सौंप दोगे, और फिर लिन परिवार उसके साथ जो चाहेगी करेगी। बात खत्म होते ही मेरे पीछे खड़े एफयू ने अचानक मेरी तरफ देखा और इशारे से मुझे लगातार मना करने लगा। उसके नजरिए से भले ही क्यूकन पेविलियन का बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो, पर इमॉर्टल मास्टर्स से इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कमाना किसी नामुमकिन सपने जैसा था। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं धीरे से अपना सिर उठाऊंगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहूंगा, ये जूनियर इस शर्त को मंजूर करता है। खत्म। चैन परिवार की 100 साल पुरानी विरासत छोटे मालिक की एक ही चाल में बर्बाद होने वाली है। एफयू ने मन ही मन सोचा, और लिन परिवार के सभी लोग मुझे बुरी नियत से देख रहे थे, जैसे कि किसी कटने के लिए तैयार मोटी भेड़ को देख रहे हो। लिन परिवार भले ही एक बड़ा कल्टीवेशन परिवार था, पर इन सालों में उनके बिजनेस का खर्चा बहुत ज्यादा था। लिन होंग्यू उस डायमंड रिंग से खेलते हुए बड़े मजे से मुझे घूर रही थी। इस आम इंसान की शक्ल सूरत बुरी नहीं है। जब चैन परिवार दिवालिया हो जाएगा तो इसे चाय पानी परोसने के लिए रख लेंगे। लिन जेन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। तुम में हिम्मत है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने बिना घबराए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और चारों तरफ से उड़ने वाले मजाक के बीच से मुड़कर निकल गया। किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था, पर वो नहीं जानते थे कि हारने वाली लगने वाली ये शर्त ही मेरे प्लान का सबसे जरूरी कदम था। लिन परिवार की मूक सहमति मिलने के बाद मैंने वापस जाकर क्यूकन पेविलियन की चमक को दबाना छोड़ दिया और सीधा कल्टीवेटर्स की नाक के नीचे अपना बिजनेस करने लगा। पर मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ बाहर की चमक ही उन घमंडी फीमेल कल्टीवेटर्स से स्पिरिट स्टोन्स निकलवाने के लिए काफी नहीं होगी। मुझे इन गहनों में एक जान फूंकनी थी। अगले 1 महीने में क्यूकन पेविलियन ने एक के बाद एक गहनों की 3 सीरीज लॉन्च की और सोने चांदी के बजाय सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स लेना शुरू कर दिया। पहली डिजाइन का नाम था गोल्डन विंड एंड जेड ड्यू गोल्डन विंड एंड जेड ड्यू। मैंने डायमंड्स को तारों की चमक जैसे आकार में काटा और उसके साथ एक अमर कविता जोड़ दी। जब गोल्डन विंड और जेड ड्यू मिलते हैं तो वो इस दुनिया के अनगिनत मुलाकातों से बढ़कर होते हैं। ऊपर से देखने में मैं ज्वेलरी बेच रहा था, पर असल में मैं एक खूबसूरत और दर्द भरी लव स्टोरी बेच रहा था। वो जवान फीमेल कल्टीवेटर्स जो सालों से आइसोलेशन में थीं और जिनके दिलों में प्यार की नई कलियां खिल रही थीं, उन्होंने ऐसा पैंतरा कहां देखा था। वो पल भर में इस पर फिदा हो गईं। दूसरी डिजाइन का नाम था हिडन फ्रेग्रेंस हिडन फ्रेग्रेंस। इसमें प्लम ब्लॉसम कटिंग का इस्तेमाल किया गया था जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। इसके साथ एक मशहूर पुरानी लाइन जोड़ी गई थी, साफ और उथले पानी पर तिरछी परछाइयां पड़ती हैं और चांदनी ढलते ही एक छिपी हुई महक तैरने लगती है। इस डिजाइन का मेन थीम ठंडी और अलग रहने वाली खूबसूरती था, जिसने उन हाई लेवल इमॉर्टल परियों का दिल जीत लिया जो खुद को बहुत पवित्र मानती थी। और तीसरी यानी फिनाले डिजाइन थी चांजुआन चंजुआन। वो पूरा बड़ा डायमंड आसमान में पूरे चांद की तरह था। मैंने सबके सामने वो लाइन पढ़ी, काश हम सब लंबी उम्र पाएं ताकि हजारों मील दूर रहकर भी हम एक साथ इस चांद की खूबसूरती को बांट सकें। इस एक लाइन ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। न सिर्फ फीमेल कल्टीवेटर्स पागल हो गईं, बल्कि बहुत से मेल कल्टीवेटर्स ने भी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए दांत पीसते हुए स्पिरिट स्टोन्स निकाल दिए। क्यूकन पेविलियन की चौखट पर तो लोगों की भीड़ से जैसे कुचली ही गई थी। मुझे गोल्डन विंड एंड जेड ड्यू का एक सेट दे दो। मुझे वो चांजुआन वाली डिजाइन चाहिए। काउंटर पर पहाड़ की तरह जमा हुए स्पिरिट स्टोन्स को देखकर एफयू के हाथ खुशी से कांप रहे थे। चैन परिवार की दौलत बच गई थी। 1 महीने बाद
मैं फिर से लिन परिवार के मीटिंग हॉल में पहुंचा और मेज पर 1000 स्पिरिट स्टोन्स पलट दिए। उन स्टोन्स की गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिन परिवार के लोगों की सांसें भारी हो गईं। लिन जैन की आंखों से वो नफरत कब की गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ना छुपने वाला लालच और सरप्राइज आ गया था। भतीजे, तुम सच में बिजनेस के जीनियस हो। लिन परिवार इस शादी के लिए राजी है। लिन परिवार वालों ने सोचा भी नहीं था कि मैं सच में ऐसा कर दिखाऊंगा, लेकिन हैरानी खत्म होने के बाद उनकी नजरें कुछ अजीब सी हो गईं। एक कचरा लड़की जो कल्टीवेशन नहीं कर सकती, उसके बदले में इतना प्रॉफिटेबल रास्ता मिल गया। हमारे लिन परिवार का तो सीधा सीधा फायदा है। लगता है इस चेन चांगशेंग पर लिन किंगयुए का जादू चल गया है। ये आम इंसान बेवकूफ होते हैं। इसे लगता है कि किसी कल्टीवेटर से शादी करके ये कल्टीवेशन की दुनिया से जुड़ जाएगा। इसे नहीं पता कि बिना स्पिरिचुअल रूट वाले लोग हमेशा कम उम्र वाले कीड़े मकोड़े ही रहते हैं। ये बातें सुनकर एफयू भी अपने दिल में गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। वो लिन किंगयुए अब सिर्फ दिखने में सुंदर है, उसे ब्याह कर लाने का क्या फायदा। ये कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने आसपास के उड़ाए जा रहे मजाक को अनसुना कर दिया। मैंने बिना किसी भाव के शादी का कॉन्ट्रैक्ट पक्का किया और शादी का दिन 3 दिन बाद का तय किया गया। इस कीमत के तौर पर मैंने जेमस्टोन बिजनेस का ज्यादातर प्रॉफिट लिन परिवार को देना मान लिया और आगे खुलने वाली नई ब्रांचों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी ले ली। लिन मेंशन से बाहर निकलते हुए मैंने मुड़कर उन लाल दरवाजों को गहरी नजर से देखा। भले ही डील पक्की हो गई थी, पर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा दुख उभर आया। शुरू से लेकर आखिर तक लिन किंगयुए की किस्मत के इस सौदे में किसी एक ने भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। वो तो बस एक सामान की तरह थी। शाओ परिवार से सगाई टूटने के बाद लिन परिवार ने फायदे के लिए उसे मुझ जैसे आम इंसान को बेच दिया था। मैंने अपनी छाती से लगे उस शादी के कागज को छुआ और एक हल्की सी आह भरी। कल्टीवेशन की दुनिया में अभी भी ताकत ही सब कुछ है। भले ही कोई ऊंचे दर्जे का कल्टीवेटर हो, अगर एक बार वो मुसीबत में पड़ जाए तो वो भी सिर्फ दूसरों के रहमो करम पर ही रहता है। पर मैंने जल्दी ही अपनी नजरें हटा ली और खुद को फिर से तैयार किया। वैसे भी इस खेल में असल में किसका फायदा हुआ है ये तो अभी पता चलेगा। फिलहाल सबसे जरूरी काम है जल्दी से शादी करना, औलाद पैदा करना और अपनी ताकत बढ़ाना। 3 दिन बाद लिन मेंशन में लिन किंगयुए पीतल के शीशे के सामने बैठी थी। उसने लाल जोड़ा पहना था और बहुत खूबसूरती से सजी थी। भले ही उसका कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया था, पर सालों की प्रैक्टिस से मिला वो निखरा हुआ रूप उसे अभी भी इतना खूबसूरत बना रहा था कि किसी की भी धड़कन रुक जाए। कोई भी आम औरत उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। उसे तैयार कर रही नौकरानी ने शीशे में देखकर हैरानी से कहा, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो चेन चांगशेंग अपनी सारी दौलत लुटाकर भी आपसे शादी करना चाहता है। बस अफसोस इस बात का है कि आपको एक आम व्यापारी से शादी करनी पड़ रही है। ये फालतू की बातें सुनकर लिन किंगयुए का चेहरा बेजान था और उसकी आंखें खाली थीं। ऐसा नहीं था कि उसने मरने के बारे में नहीं सोचा था, पर कल रात ही फैमिली हेड लिन जैन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मरने की कोशिश की तो उसके परिवार की ब्रांच को हमेशा के लिए लिन परिवार से निकाल दिया जाएगा। अपने भाई बहनों के लिए उसे अपनी किस्मत माननी ही पड़ी। इस दौरान उसने दुनिया का बदलता हुआ रंग देख लिया था। उसके पिछले मंगेतर की बेइज्जती और परिवार के बेरहम बर्ताव ने उसके दिल को पहले ही छलनी कर दिया था। रही बात उस चेन चांगशेंग की जिससे वो कभी नहीं मिली थी, उसने आम दुनिया के बहुत से बिगड़ैल अमीरजादे देखे थे जो मोटे, बेवकूफ और लड़कियों के पीछे भागने वाले होते थे। उसे लगा कि ये आदमी भी वैसा ही घिनौना होगा। ये सोचकर उसकी गाल पर एक साफ आंसू फिसल गया और बिना कोई आवाज किए उसके सुर्ख लाल जोड़े पर गिर गया। शादी के दिन बारात कई मीलों तक फैली थी। ढोल नगाड़ों की आवाज कान फोड़ देने वाली थी और मीलों तक लाल रंग की सजावट बिछी थी। मैंने जानबूझकर ये इतना बड़ा इंतजाम किया था ताकि लिन किंगयुए की पूरी इज्जत बनी रहे और उन लोगों का मुंह बंद हो जाए जो कह रहे थे कि वो एक आम इंसान से शादी करके बहुत बुरी किस्मत पा रही है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फैसला मुझे लगभग मौत के घाट उतारने वाला था। पास ही मौजूद जुयुए पैविलियन से शाओहन ठंडी आंखों से ये सब देख रहा था। आम इंसानों की सोच कितनी छोटी होती है। जिस कचरे को मेरे शाओ परिवार ने फेंक दिया वो कीड़ा उसे खजाने की तरह पूज रहा है। सच में मजाक है। पर यह सोचकर कि उसकी पुरानी मंगेतर जल्द ही किसी दूसरे आदमी के साथ होगी, उसके दिल में अचानक एक अजीब सी जलन और गुस्सा भर गया। कितनी मनहूसियत है। कुछ बंदरों का तमाशा देखकर मेरी आंखें गंदी हो गईं। ये कहकर उसने अपने कपड़े झटके और वहां से चला गया। दूसरी तरफ लिन मेंशन के गेट पर डोली के जमीन पर रखे जाते ही शादी कराने वाली औरत ने जोर से आवाज लगाई। लिन किंगयुए ने लाल घूंघट के नीचे एक गहरी सांस ली और कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उस लाल रेशम को दूसरी तरफ खड़े इंसान ने पकड़ा तो उसे एक मजबूत और शांत सहारे का एहसास हुआ। रात होने पर रस्में पूरी करने के बाद जब वो कमरे में आई तो लिन किंगयुए का लाल घूंघट धीरे से उठाया गया। पर जब उसने धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें उठाई तो वो पल भर के लिए हैरान रह गई। उसके सामने एक बेहद हैंडसम और स्मार्ट चेहरा था जो किसी भी कल्टीवेशन सेट के नौजवानों से कम नहीं था। मेरे होठों पर एक हल्की और गर्म मुस्कान थी। पत्नी जी। मेरी वो कोमल आवाज सुनकर लिन किंगयुए के दिल की तनी हुई तारें अचानक थोड़ी ढीली पड़ गईं। कम से कम ये चेहरा बुरा नहीं है, पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी था। रात को लिन किंगयुए घबराई हुई सी बिस्तर के किनारे बैठी थी। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आखिर वो अभी भी एक कुंवारी लड़की थी, पर पता नहीं क्यों मैं बेताबी से उस पर नहीं झपटा। इसके बजाय मैं मेज के पास गया और एक कटोरी दवा का सूप ले आया। ये एक खास ओरिजिन कंसोलिडेटिंग सूप है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। पत्नी जी, तुम अभी अभी एक गहरी चोट से उठी हो और तुम्हारा शरीर कमजोर है, इसे गर्म रहते ही पी लो। लिन किंगयुए ने हैरानी से सिर उठाया और उसकी नजरें मेरी उन आंखों से मिली जिनमें पूरी फिक्र छलक रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने बिना सोचे पूछा,
क्या क्या आप सुहागरात नहीं मनाएंगे? मैंने सूप की कटोरी नीचे रखी और प्यार से कहा, हमारे पास बहुत वक्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है और तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पहले अपनी सेहत सुधार लो, बाकी किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। ये कहते हुए मैंने मुस्कुराकर उसके बाल संवारे। पिछले जन्म में एक अमीर और कामयाब बैचलर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता था कि चालाकी से कुछ पल की खुशी मिल सकती है, पर सच्चा प्यार सिर्फ सच्चे दिल से ही जीता जा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे इस बर्ताव ने एक गर्म हवा के झोंके की तरह काम किया, जिसने लिन चिंग्युए के दिल में जमी बर्फ की आखिरी परत को भी पल भर में पिघला दिया। जब से वो घायल हुई थी, तब से लेकर आज तक हर कोई सिर्फ उसकी कीमत आंकने में लगा था। उसके बेकार हो जाने पर उससे नफरत कर रहा था। सिर्फ यही एक आदमी था जो उसकी परवाह करता था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, एक गोरे और सुंदर हाथ ने अचानक मुझे रोक लिया। पतिदेव, आज रात थोड़ी ठंड है, मत जाइए। लाल पर्दे गिर गए और हर तरफ परछाइयां छा गईं। अगली सुबह मैं दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकला। मैंने एक कल्टीवेटर की शारीरिक ताकत को कम आंका था। भले ही उसका कल्टीवेशन खत्म हो चुका था, फिर भी वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि पिछली रात की उन हसीन यादों को याद करके मैं जल्दी ही होश में आ गया। मैंने बंद दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचा, मेहनत लगती है तो लगने दो। अमरता इमॉर्टैलिटी की राह पर चलने के लिए ये थोड़ा कमर और बदन दर्द बर्दाश्त करना बिल्कुल वसूल है। 1 महीने से ज्यादा की कोशिशों के बाद लिंग चिंग्युए आखिरकार प्रेग्नेंट हो गई। उसी वक्त मेरे दिमाग में मौजूद ब्लड लाइन ट्री पर एक लाल ब्लड लाइन फल, ब्लड लाइन फ्रूट धीरे धीरे विकसित हो रहा था। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। जिस दिन लिंग चिंग्युए बच्चे को जन्म देगी, वही दिन मेरा उस ब्लड लाइन फल को पाने का होगा। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे जैसे पेट बड़ा होता गया, उस छोटे बच्चे को जितने न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो बढ़ती गई। यहाँ तक कि एक पूर्व कल्टीवेटर लिंग चिंग्युए को भी इसमें थकावट महसूस होने लगी। मैं परेशानी में इधर उधर घूमने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या समस्या है, लेकिन लिंग चिंग्युए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। पतिदेव, ये इस बात का संकेत है कि बच्चे के पास स्पिरिचुअल रूट है। परिवार में जब भी किसी स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे का जन्म होता है, तो माँ को स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवर्स फीड होने का दर्द सहना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। ये सुनते ही मेरी अटकी हुई सांसें अचानक बेहद खुशी में बदल गईं। स्पिरिचुअल रूट होने का मतलब ना सिर्फ ये था कि वो कल्टीवेशन के रास्ते पर चल सकता है, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि ब्लड लाइन फल की क्वालिटी मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। उसके बाद के दिनों में मैंने महंगे दाम देकर स्पिरिचुअल हर्ब्स और कीमती दवाइयां जमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं लिंग चिंग्युए का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। वो मुझे अपने आसपास आगे पीछे काम में लगा देखकर उसकी आंखों में प्यार छलक उठता था। भले ही वो अब एक आम औरत बन चुकी थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते लिंग चिंग्युए के बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आ गया। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी चुपचाप करीब आ रहा था। शाओ परिवार के अंदरूनी आंगन में शाओ हन अपने खास आदमी की रिपोर्ट सुन रही थी और उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया था। तुम्हारा मतलब है कि वो चैन चांगशेंग कीमती दवाइयां सिर्फ उस बेकार औरत के बच्चे को बचाने के लिए इकट्ठा कर रहा है? हाँ, यंग मास्टर, और वो लिंग चिंग्युए जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। शाओ हन ने अपने हाथ में पकड़े जेड कप को चूरा चूरा कर दिया। सगाई टूटने के बाद उसने सोचा था कि लिंग चिंग्युए एक दर्द भरी जिंदगी जिएगी, पर उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी धूमधाम से उससे शादी करके घर ले आऊंगा। जिस बात को वो सबसे कम बर्दाश्त कर पा रही थी, वो ये थी कि लिंग चिंग्युए शायद एक स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे की मां बनने वाली थी। अगर सच में एक स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा पैदा हो गया, तो क्या ये पूरी दुनिया को बताने जैसा नहीं होगा कि शाओ हन अंधी थी और चेन चांगशेंग ही वो असली विजेता है जिसकी नजर पारखी थी। एक आम इंसान जैसा कीड़ा जिसने मेरी छोड़ी हुई चीज उठाई है, वो मेरे नाम का फायदा उठाकर आगे बढ़ने के लायक नहीं। जाओ, इस काम को सफाई से अंजाम दो, उन सबको मार डालो। शाओ हन के खिलाफ जाने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। रात के वक्त डिलीवरी रूम से लिंग चिंग्युए के दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। मैं आंगन में घबराहट में इधर उधर टहल रहा था। भले ही मैं 2 जिंदगियां जी चुका था, फिर भी एक नई जिंदगी का स्वागत करने का ये पल अब भी मुझे बेचैन कर रहा था। ठीक उसी वक्त एक काली परछाई भूत की तरह पिछले आंगन में कूद आई। कुछ गार्ड्स ने जैसे ही पूछने की कोशिश की, एक ठंडी रोशनी चमकी और बिना किसी चीख के वो सब खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। मैं गुस्से और घबराहट से भर गया। जैसे ही मैंने जोर से आवाज लगाकर सबको अलर्ट करना चाहा, एक ठंडी किलिंग इंटेंट ने अचानक मुझे टारगेट कर लिया। ये कल्टीवेटर का दबाव था। मेरा पूरा शरीर जैसे बर्फ की खाई में गिर गया। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाता, एक स्पिरिचुअल एनर्जी ने मेरा गला बुरी तरह से दबोच लिया और सांस रुकने का एहसास मेरे दिमाग में भर गया। एक काले कपड़े पहने आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में मजाक था, जैसे वो किसी बकरे को कटने से पहले देख रहा हो। लिंग परिवार, मैंने मुश्किल से ये 2 शब्द कहे, पर लिंग परिवार पैसे कमाने के लिए मुझ पर निर्भर थी। उनके पास ऐसा करके अपना ही नुकसान करने का कोई कारण नहीं था। लड़के, अगले जन्म में अपनी आंखें खुली रखना। अगर दोष देना ही है तो इस बात को देना कि तुमने उस औरत से शादी की जिससे तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, और शाओ यंग मास्टर की बेइज्जती की एक्स याओ हन, तो ये वो है। मेरे दिल में भयंकर गुस्सा भर गया। चलो, अब तुम्हें भेजने का वक्त आ गया है। तुम्हारी पत्नी और बच्चा भी जल्दी ही तुम्हारे पास नीचे पहुंच जाएंगे। काले कपड़े वाले आदमी ने अपने हाथ पर जोर लगाया और जैसे ही वो मेरी गले की हड्डी तोड़ने वाला था, ठीक उसी नाजुक वक्त पर डिलीवरी रूम के अंदर से एक रोते हुए बच्चे की तेज आवाज आई। काले कपड़े वाले आदमी की हरकत हल्की सी रुकी और उसने अनजाने में डिलीवरी रूम की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग की गहराई में वो लाल ब्लड लाइन फल
जो काफी समय से विकसित हो रहा था आखिरकार पक गया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगलने का फैसला किया। वो ताकतवर बहाव मेरी नसों में तेजी से दौड़ने लगा। मेरा आम शरीर और हड्डियां पल भर में शुद्ध हो गईं। आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह मेरी तरफ आने लगी और मेरे डेंटियन में एक शुद्ध स्पिरिचुअल पावर बन गई। देखते ही देखते मैं एक आम इंसान से सीधा कीआई कंडेंसेशन के पीक पर पहुंच गया। काले कपड़े वाले आदमी को आखिरकार एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने जो अब तक एक कमजोर कीड़े मकोड़े जैसा लग रहा था, उसमें से अचानक एक ऐसी खौफनाक आभा ऑरा निकली कि वो कांप उठा। वो खौफ से भर गया। जैसे ही वो पीछे हटने वाला था, तभी अगले ही पल मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक उठी। मेरे जो हाथ बंधे हुए थे वो अचानक बाहर निकले और मैंने उस काले कपड़े वाले आदमी की कलाई जोर से पकड़ ली। इसके तुरंत बाद कड़क की आवाज आई और हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि वो काले कपड़े वाला आदमी चीख पाता, मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस मुक्के में क्यूई कंडेंसेशन के पीक लेवल की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी थी और साथ ही मेरा बेहिसाब गुस्सा भी। काले कपड़े वाले का सीना तुरंत धंस गया। उसका दिल कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गया और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। अपने शरीर में दौड़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए मेरी आंखों से खून सवार होने वाला गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, पर मैं जानता था कि ये गुस्सा निकालने का सही वक्त नहीं है। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर काले कपड़े वाले का स्टोरेज बैग निकाल लिया। इसके बाद मैंने उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया ताकि कोई सुराग न बचे। ये सब करने के बाद ही मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, अपने अंदर की जानलेवा आभा को शांत किया और डिलीवरी रूम का दरवाजा खोल दिया। बच्चा हो गया है मालिक, एक लड़का है। दाई कपड़े में लिपटे बच्चे को गोद में लिए हुए खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने पहले कमजोर हो चुकी लिन चिंग्युए को देखा और प्यार से उसका हाथ थाम लिया। फिर मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो एक बेहद प्यारा सा लड़का था जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मेरे जैसी थी और जैसे ही मेरी उंगलियों ने बच्चे की त्वचा को छुआ, मैंने सच में एक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर महसूस की। उसके पास स्पिरिचुअल रूट है। पतिदेव, बच्चा किंग्युए, ये एक लड़का है। मैंने अपनी आवाज धीमी रखी, पर मेरी एक्साइटमेंट छुप नहीं रही थी। और बिल्कुल तुम्हारी तरह इसके पास भी स्पिरिचुअल रूट है। बहुत अच्छा हुआ, मेरा बेटा कल्टीवेशन कर सकेगा। उसे आम इंसानों की तरह लोगों की बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। वो इस बहुत बड़ी खुशी में डूबी हुई थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभी आंगन के बाहर कितना खौफनाक मंजर हुआ था। मैंने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया और उसे प्यार से तसल्ली दी, पर मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था। शाओहन ने जब हाथ उठा ही दिया है तो अब ये मौत की दुश्मनी बन चुकी है। इस बार जब वो काले कपड़े वाला वापस नहीं लौटेगा तो शाओहन को शक जरूर होगा और हो सकता है कि वो इससे भी ताकतवर कातिल को भेजे। भले ही मेरा कल्टीवेशन अब क्यूई कंडेंसेशन के पीक लेवल पर है, पर इस विशाल शाओ परिवार के सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर मैंने सीधे अपनी ताकत दिखा दी तो ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट या उससे भी ताकतवर लोगों को मुझे मारने के लिए बुला लेगा। मुझे कोई पक्का प्लान सोचना होगा। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए खिड़की से बाहर देखा और जल्द ही मेरे दिमाग में एक बेहतरीन तरकीब आ गई। कुछ समय बाद मैंने भारी रकम चुकाकर लिन मेंशन के ठीक बगल में एक घर खरीद लिया। ये मेरी एक मास्टर स्ट्रोक चाल थी जिसका असली मकसद दूसरों की ताकत का फायदा उठाना था। जब तक मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लिन परिवार की नाक के नीचे रहूंगा, तब तक बाहर वालों को यही लगेगा कि लिन परिवार ने हमें अपना लिया है। इस क्विंग्यू सिटी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लिन परिवार के दरवाजे पर आकर खून खराबा करे। और जैसा कि मैंने सोचा था, जब शाओहन ने देखा कि उसका आदमी लौट कर नहीं आया और उसे पता चला कि मैं रातों रात लिन मेंशन के पास शिफ्ट हो गया हूँ, तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपने दिमाग में खुद ही सारी कहानी बना ली कि जरूर लिन परिवार ने ही छुपकर हमला किया होगा और उसके आदमी को मार गिराया होगा। रही बात उसके इस कत्ल की साजिश के पकड़े जाने की, तो उसे इसका कोई डर नहीं था। आखिरकार शाओ परिवार के नासेंट सोल पूर्वज जल्द ही अपने आइसोलेशन से बाहर आने वाले थे। जब तक कोई पक्का सबूत नहीं होता, लिन परिवार भी शाओ परिवार से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। पर फिलहाल शाओहन को अपना ये गुस्सा थूकना ही पड़ा। उसने मन ही मन इस बात की गांठ बांध ली ताकि भविष्य में मौका मिलने पर वो इसका बदला ले सके। मैंने अभी के लिए अपने सामने खड़ी इस मुसीबत को टाल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को एक नई और गहरी खाई में धकेल रहा था। आने वाले दिनों में मैंने जेमस्टोन बिजनेस से होने वाले चेन परिवार के मुनाफे का इस्तेमाल किया और बाहर ये ऐलान किया कि मैं अपनी सेहत सुधारने के लिए आम दुनिया की मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। पर असल में मैं छुपकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग कल्टीवेशन तकनीकें खरीद रहा था। इसी बीच एक खबर ने क्विंग्यू सिटी की कल्टीवेशन दुनिया में धमाका कर दिया। शहर से 300 मील दूर ब्लैकविंड फॉरेस्ट में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का एक सीक्रेट दायरा, सीक्रेट रियम खुलने वाला था। कहा जा रहा था कि उसके अंदर स्पिरिचुअल घास बिछी हुई है और यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स भी छुपी हैं जो क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को पागल कर सकती हैं। पूरे शहर के आजाद कल्टीवेटर्स, रो कल्टीवेटर्स और परिवारों के वारिस पागल हो गए थे और ग्रुप बनाकर वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस तरह की मार काट जिसमें मौत का इतना खतरा हो, वो घर में अपनी पत्नी को गले लगाकर बच्चे पैदा करने और सुरक्षित तरीके से अपना कल्टीवेशन बढ़ाने से बेहतर कैसे हो सकता था। साथ ही मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे अपना कल्टीवेशन कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। एक आम इंसान के पास अचानक ताकत आ जाए तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, पर मैं इसे हमेशा के लिए छुपा भी नहीं सकता था। मुझे एक परफेक्ट बहाना चाहिए था। इसलिए एक दिन मैं चुपके से घने पहाड़ों में चला गया और आधे महीने बाद जब लौटा तो मेरे शरीर पर चोटों के निशान थे। मैंने बाहर सबको बताया कि मैं गलती से पहाड़ से गिर गया था और किस्मत से मेरी जान बच गई। ये सब करने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। अब अगर मेरा कल्टीवेशन पकड़ा भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शाओहन की धमकी के बारे में सोचकर मेरा चेहरा फिर से उतर गया। वो शाओहन इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुप नहीं बैठेगा। अगर उसे पता चला कि मेरा और लिन परिवार का रिश्ता सिर्फ नाम का है तो वो यकीनन मुझसे पागलों की तरह बदला
लेगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वरना मैं बस कटने के लिए तैयार रहूंगा। इसलिए मैंने आधा साल आराम किया। जब मैंने देखा कि लिन शिंगुए लगभग ठीक हो चुकी है तो मैंने फिर से अपनी मेहनत शुरू कर दी। और क्योंकि मैं क्यूआई कंडेंसेशन के पीक पर पहुंच चुका था, मेरी बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब ना सिर्फ मेरी कमर या पीठ में दर्द होता था, बल्कि मैं बहुत आसानी से सब संभाल लेता था। और अक्सर लिन किंगुए हार मान जाती थी। जब तक एक सुबह लिन किंगुए ने मेरी चुस्ती फुर्ती देखकर मुझे अजीब सी नजरों से देखा और झिझकते हुए कहा, पतिदेव, वो दवाएं जोश तो बढ़ाती हैं पर आखिर में शरीर को नुकसान ही पहुंचाती हैं। आपको वो कम खानी चाहिए। मैंने जोर से हंसकर बात टाल दी और कहा कि ये तो बस आधा साल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का नतीजा है, जिससे मेरा शरीर मजबूत हो गया है। मैंने कोई दवा नहीं खाई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। आधे साल से ज्यादा की मेहनत के बाद भी लिन किंगुए के पेट में कोई हलचल नहीं हुई। ये अजीब है। मैंने अपने दिमाग के अंदर ब्लड लाइन बोन आर्ट को देखा। उसकी टहनियां अभी भी खाली थी और मेरे मन में शक पैदा होने लगा। क्या इस बोन आर्ट की कोई लिमिट है? क्या एक औरत सिर्फ एक ही फल बच्चा पैदा कर सकती है? अगर ऐसा है तो क्या ये मुझे अलग अलग औरतों से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है? ये सोचकर मैं अचानक मुश्किल में पड़ गया। मैं आम औरतों से तो शादी कर सकता था, पर वो स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। और आम फीमेल कल्टीवेटर्स मुझे घास नहीं डालेंगी। तो मैं कल्टीवेशन से निकाली गई क्रिपल्ड परियों को कहां से ढूंढूं? जब मैं बिल्कुल परेशान था, तभी मेरे दिमाग में अचानक एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया आया। कुछ ही समय बाद मैं चुपके से उस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सीक्रेट दायरे के पास पहुंच गया। लेकिन मैं खजाना ढूंढने के लिए दायरे के अंदर नहीं जा रहा था, बल्कि मैं वहां किसी का फायदा उठाने गया था। मैं देखना चाहता था कि क्या मुझे कोई बुरी तरह घायल परी मिल सकती है, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैं झाड़ियों में पूरे आधे महीने तक छुपा रहा। सीक्रेट दायरे से जो लोग बाहर आ रहे थे, वो या तो झुंड में चलने वाले पारिवारिक कल्टीवेटर्स थे या फिर खूंखार चेहरों वाले गठीले आदमी। इससे भी खौफनाक बात यह थी कि दायरे के बाहर पहले से ही लुटेरे रॉबर कल्टीवेटर्स घात लगाए बैठे थे, जो लोगों को मारकर खजाना लूटने के लिए तैयार थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक अकेला कल्टीवेटर जैसे ही बाहर निकला, उसे तीरों से छलनी कर दिया गया और उसका स्टोरेज बैग लूट लिया गया। ये कल्टीवेशन की दुनिया सच में एक अंधेरा जंगल है। मैंने मन ही मन आह भरी, पर मैं डरा नहीं। वहां छुपे हुए ज्यादातर लुटेरे क्यूआई कंडेंसेशन की मिडिल स्टेज पर थे। उनके पास दायरे में जबरदस्ती घुसने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ दूसरों का शिकार कर रहे थे। वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। मैं अगले आधे महीने तक फिर से घात लगाए बैठा रहा, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। जब मैं घर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी एक लड़खड़ाती हुई खूबसूरत परछाई मेरी नजरों के सामने आ गई। वो एक 30 साल की खूबसूरत औरत थी, जो अपना सीना पकड़े हुए सीक्रेट दायरे से बाहर लड़खड़ाती हुई निकल रही थी। भले ही वो खस्ता हाल दिख रही थी, पर फिर भी उसमें एक मैच्योर औरत वाला खास चार्म था। लेकिन उसके बाहर आते ही आसपास के घने जंगल से अचानक कई भारी भरकम आदमी निकल आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। लियू हन्यान के चेहरे पर निराशा छा गई। वो बिना किसी बैकग्राउंड या रिसोर्सेज वाली एक आजाद कल्टीवेटर थी, जो बड़ी मुश्किल से क्यूआई कंडेंसेशन के 8वें लेवल तक पहुंची थी। वो सीक्रेट दायरे में अपनी किस्मत आजमाने गई थी, पर उसे कोई फायदा तो नहीं हुआ। उल्टा किसी ने उस पर छुपकर वार कर दिया और उसका सारा कल्टीवेशन बर्बाद हो गया। और अब उसे इन खूंखार लुटेरों का सामना करना पड़ रहा था। क्या उसे आज सच में यहीं मरना होगा? उसने अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई तलवार को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक पक्का इरादा झलक उठा। उस वक्त मैं अंधेरे में छुपा हुआ था। खूबसूरत लियू हन्यान को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। आखिरकार मुझे एक मुसीबत में फंसी परी मिल ही गई। दूसरे लोग तुम्हारे खजाने के भूखे होंगे, पर मैं चेन चंगशेंग ऐसा नहीं हूँ। जब वो आदमी हमला करने ही वाले थे, मैंने अपनी सांस रोकी और चुपचाप टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल की। जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल छुप गई, तब मैंने जानबूझकर एक सूखी टहनी तोड़ दी। कौन है? वो आदमी तुरंत चौकन्ने हो गए और एक साथ घूमे। पर जब उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखा, तो उनके तने हुए दिमाग शांत हो गए। ये तो बस एक आम इंसान है जो यहाँ से गुजर रहा है। इन सुनसान जंगलों में इसे तेरी बदकिस्मती ही कहेंगे। अब जब तूने वो देख लिया है जो तुझे नहीं देखना चाहिए था, तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। पर इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी और पल भर में उसके सीने के आर पार हो गई। मेरे चेहरे से घबराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैंने ठंडे दिमाग से जादू करने वाले अपने हाथ को वापस खींच लिया। उस लीडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मरने से ठीक पहले उसे समझ आ गया था कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। बाकी तीनों लोग गुस्से से पागल हो गए। कमीने, तू तो भेष बदलकर शिकार कर रहा था। ये साला बहुत चालाक है। सब एक साथ हमला करो। उन्हें लगा कि मैंने छुपकर हमला इसलिए किया क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल कम होगा। तीनों ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दी और अपने मैजिक हथियारों को चमकाते हुए मुझे कुचलने की कोशिश की। बकवास, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मैंने क्यूआई कंडेंसेशन के पीक की अपनी पूरी ताकत बिना किसी रोक टोक के बाहर निकाल दी। मैं बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और सिर्फ एक मुक्के से निकली खौफनाक स्पिरिचुअल एनर्जी ने उनके हमले को चकनाचूर कर दिया। कुछ भारी आवाजों के बाद लड़ाई पल भर में खत्म हो गई। वो तीनों लुटेरे जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें रुक गईं। उनकी आंखों में अभी भी हैरानी और उलझन थी। जब ये पहले से ही किया कंडेंसेशन के पीक लेवल का इतना बड़ा मास्टर है, जो सीक्रेट दायरे में भी तबाही मचा सकता है, तो फिर ये हमारी तरह झाड़ियों में क्यों छुपा था? ये इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? मैं भी थोड़ा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं छुपकर हमला करने की इतनी झंझट ही नहीं करता।